नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में जहां से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं। हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपने प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जाना होगा। अब थर्ड सेमेस्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी गद्य के बारे में पढ़ेंगे। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस आपका यही होता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस शामिल है वो सही यही सिलेबस आपका सभी में शामिल है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप है, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं। विषय है आपका हिंदी। पढ़ना क्या है आपको? प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी गद्य, यानी हिंदी गद्य के बारे में आपको पढ़ना है विस्तार से। इसका सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा और बारीकी के साथ आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम चीजों को समझने वाले हैं और किस तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, नोट्स वगैरह कैसे प्राप्त करें, हमारी सारी क्लासेस कैसे प्राप्त करें, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो बैच है हमारा, सभी सब्जेक्ट का बैच केवल 100 रुपए में, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का जो है केवल 100 रुपए फीस में। को करिकुलर यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर और 1 को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। उसके लिए इंफॉर्मेशन अभी मैं दूंगा। बहरहाल चर्चा करते हैं। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, ठीक है। कितने इकाइयों में बाबू? 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। 8 इकाई में कौन कौन सी इकाई? देखिए, सबसे पहली बात आपकी पहली इकाई, इकाई संख्या 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इकाई संख्या 1 में अपन को क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हमको देखना है, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसको लेकर के एक सरसरी नजर अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो हिंदी गद्य का विकास आप देखते होंगे 1800 ईस्वी से बेसिकली प्रारंभ होता है, ठीक है। आप देखिए, प्रारंभिक काल कब से शुरू होता है? 1800 से शुरू होता है और 1850 ईस्वी तक ये काल चलता रहता है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता में स्थापना होती है और वहीं से आप देखते हैं इन चीजों की शुरुआत शुरू हो जाती है। थोड़ा सा इसको और मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सफेद चीजों को ले लेता हूं और विस्तार से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ, उसको लेकर के एक सरसरी नजर मैं आपको बता दूं कि हिंदी गद्य का विकास जो है, सबसे पहला इसका आता प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जो रहता है, ठीक है, प्रारंभिक काल जो रहता है बेटा, प्रारंभिक काल की अगर बात की जाए तो ये कब से कब तक रहता है? प्रारंभिक काल 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो काल है, ठीक है, वो काल गद्य का प्रारंभिक काल है। चूंकि यहाँ से गद्य के छुटपुट चीजें देखने को मिल गई थी। इसमें चीजें क्या करी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो आई, सबसे पहले चीजें इसमें आई बेटा ये कि 1800 ईस्वी में क्या हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो जाती है। किस कॉलेज की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो जाती है 1800 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता में हो जाती है और यहीं से आप देखते हैं चीजें शुरू हो जाती हैं। हिंदी गद्य को तैयार करने का पहला प्रयास यहीं से शुरू किया गया था, ये बात ध्यान रखें। फिर आप देखते हैं एक व्यक्ति हैं लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल की रचना आती है। लल्लू लाल की रचना आती है, कौन सी रचना है भाई लल्लू लाल की? उसका नाम है प्रेम सागर, ठीक है। प्रेम सागर ये पहली रचना आपकी गद्य की मान सकते हैं, 1803 या 4 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली रचना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है गद्य के विकास में। इसके बाद सदल मिश्र की रचना आती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस समय में क्या थी? भाषा जो थी, गद्य की भाषा परिष्कृत नहीं थी। गद्य की भाषा का कोई नियम कायदा नहीं था। उर्दू मिश्रित, ठीक है, ब्रज उर्दू इन सभी का मिश्रित, फारसी वगैरह का शब्द मिश्रित होकर के गद्य का विकास हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे जो है गद्य की विकास यात्रा प्रारंभ होती रही और चलती रही। दूसरे नंबर पर आपका जो काल आता है वो आता है जो है विकास काल। गद्य का विकास जो शुरू होता है बेसिकली मुख्य रूप से, वो कब शुरू होता है? 1850 के बाद में शुरू होता है। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसको किस युग के नाम से जानते हैं? भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इसी भारतेंदु युग में विकास हुआ किसका? गद्य का विकास इसी समय काल में बेसिकली हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसी को भारतेंदु युग कहते हैं। आधुनिक गद्य का उद्भव जो यहीं पर हुआ है। 1854 में क्या हुआ? उदंड मार्तंड नाम का एक पत्र प्रकाशित होता है, वो एक प्रकार से शुद्ध जो है गद्य में लिखा गया था। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं, हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी गद्य के जनक कौन है बेटा? हिंदी गद्य के जनक, हिंदी गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु जी स्वयं है। कौन है बेटा? भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक है। ये बात आप ध्यान रखें। कौन है हिंदी गद्य के जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है? हिंदी
गद्य के जनक कहे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे इसको एक प्रकार समझ रहे हैं वो समझने का प्रयास करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए, ठीक है, जैसे भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, और ऐसे नाटकों की रचना करी गद्य भाषा में। अच्छा, भारतेंदु युग में इस काल में भी आप देखते हैं जो गद्य लिखे गए बेटा, गद्य जो थे वो एक प्रकार से हिंदी में तो लिखे शुरू हो गए, यानी हिंदी गद्य लिखा, लेकिन अभी भी जो पद्य था यानी कि काव्य जो था वो अभी भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। फिर इसके बाद में दूसरा जो यात्रा आता है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। बाकी मैं चैप्टर संख्या 1 में पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा ये डिटेल में चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप चाहें तो। वैसे चीजों को और थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ये तो पूरा डिटेल में हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक सरसरी जरूर डालते हैं। तीसरा काल आता है आपका द्विवेदी युग का काल। द्विवेदी युग जो समय काल आपका आता है, आप सभी को पता होगा द्विवेदी जी का नाम क्या है। द्विवेदी काल या द्विवेदी युग जिसको कहते हैं, द्विवेदी जी का पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक का जो समय काल है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में क्या हुआ, सरस्वती पात्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किसने संभाला, इन्होंने संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वहीं से आप देखते हैं भाषा को संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिंदी बनाने का प्रयास शुरू हुआ, ठीक है। आप देख तमाम प्रकार की यहाँ पर कविता कौमुदी, संध्यायनी, कुसुमांजलि, तमाम प्रकार की रचनाएं प्रकाशित होनी शुरू हो गई। यहीं पर आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आलोचना और निबंध लेखन की परंपरा शुरू करी। हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखते हैं 1931 में बाद में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। फिर उसके बाद प्रेमचंद का दौर भी आपको इसी समय देखने को मिल जाता है। तो गद्य लेखन का सामाजिक यथार्थ, सुधारवाद, खड़ी बोली का अस्थायी रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर चौथा जो समय काल आता है, चौथा जो समय काल आता है वो किसका समय काल आता है, वो आता है छायावाद युग, जिसको उपन्यासों का युग कहते हैं, ठीक है। छायावाद, छायावाद या फिर इसी को क्या बोलते हैं, उपन्यासों का युग। उपन्यासों का युग कहते हैं इसी को, ठीक है। ये मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं लेकिन मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाने में लग गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छूटे ना आपका। इसमें आप देखते हैं 1920 से लेकर के 1918 से लेकर के 1936 तक का समय काल इसमें है। इसमें आप देखते हैं तमाम प्रकार के लोग, जयशंकर प्रसाद की कंकाल तितली से उपन्यास लिखे गए, सेवा सदन, गोदान, ये सब उपन्यास लिखे गए। गोदान उपन्यास आप देखते हैं 1936 में आया, ठीक है। सेवा सदन पहला हिंदी का उपन्यास माना जाता है, 1918 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर कथा साहित्य का उत्कर्ष हो चुका था। राष्ट्रीय चेतना, समस्याओं, जो सामाजिक समस्याएं थी उन पर निबंध लिखे जा रहे थे, उन पर जो है नाटक लिखे जा रहे थे, उन पर उपन्यास कहानी लिखी जा रही थी, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। फिर इसके बाद में अगला आता है पांचवा जो दौर आता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का, ठीक है। किसका आता है, प्रगतिवाद का और प्रयोगवाद का दौर आता है, ठीक है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का दौर आता है कब से कब तक, 1936 से 1950 तक मान सकते हैं। 1936 से लेकर के 1950 से डायरेक्टली आप लिख दीजिए, दोनों काल इसमें आ जाता है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। फिर उसके बाद नई कहानी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। नई कहानी जब आता है, नई कहानी की बात की तो नई कहानी कब से कब तक चलता है बेटा, हिंदी गद्य का विकास की बात करो। नई कहानी का जो आंदोलन चलता है, नई कहानी और नई आलोचना 1950 से लेकर के 1970 तक ये चलता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें आपकी चलती रहती है। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसमें नई कहानी में शामिल होते हैं। तो ये सब चीजें। उसके बाद में फिर समकालीन गद्य आता है। 7वें नंबर पर कौन सा है, समकालीन गद्य, ठीक है। समकालीन गद्य जो होता है, समकालीन गद्य की अगर बात की है तो 1950 से मतलब 1970 से लेकर के अब तक का जो समय काल रहा है, 1970 से अब तक, ठीक है, ये रहा है ये काल। तो हिंदी गद्य का विकास कुछ इस तरीके से हो जिसमें हिंदी गद्य के विकास में कभी कहानी, गद्य, इन सभी का विकास होता रहा, जो कि मैंने आपको एक सिनेरियो में समझा दिया, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा चीजें। तो इस तरीके से आपका हिंदी गद्य का इतिहास जो है हम इकाई संख्या 1 के माध्यम से पूरा डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको इकाई नंबर 1 में क्या पढ़ना है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है इसके बारे में देखेंगे, हिंदी उपन्यास के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको पता होना हो तो इसे आप देखते हैं हिंदी का पहला उपन्यास की अगर बात की जाए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का जो पहला आप देखते हैं पहली कहानी कौन सी है, पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। पहली कहानी का क्या नाम है, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। किसकी है बेटा ये, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे की कहानी है। इसको लेकर के एक प्रकार से बड़ी डिबेट चली। अभी हाल फिलहाल में शोधों के अकॉर्डिंग पता चला है कि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये कहानी की सबसे पहली कहानी नहीं, तो वैसे पहली कहानी कौन सी मानी जाती थी, इंदुमती कहानी अभी तक मानी जा रही थी।
इंदुमती कहानी बेटा, इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, ठीक है। लेकिन किशोरी लाल गोस्वामी की यह कहानी जो है ये बेसिकली जो है ये टेम्पेस्ट नाम की रचना थी, उसी का छाया अनुवाद कहा जाता है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की यह रचना उनकी मौलिक रचना नहीं है, बल्कि अनुदित रचना में शामिल हो जाती कभी कभी, या फिर उस पर कहीं प्रभाव दिखता है। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, मैंने आपको समझा दी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1900 जो है यहाँ पर आप दौर देखेंगे कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास की अगर बात की जाए, हिंदी कहानी की जो पहली कहानी बेसिकली वो कौन सी है? वो ये माधवराव सप्रे की कहानी आती है। फिर उसके बाद में हिंदी कहानी का कई सारा युग होता है, उसको विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका हिंदी कहानी हो जाएगी, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका दूसरा जो टॉपिक आता है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बताएं, हिंदी का पहला उपन्यास भी लगातार आप बता दीजिए। देखिए हिंदी का जो उपन्यास का विकास हुआ है, उपन्यास का विकास जो हुआ है बेटा, वो कैसे हुआ? उपधन्यास बराबर होता है उपन्यास। उपन्यास में कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण ये सब शामिल होता है, और इसमें कथानक होता है एक, ठीक है, एक चरित्र होता है, उद्देश्य होता है, शैली में लिखा जाता है। तो उपन्यास जो होता है कहानी का बड़ा भाई होता है। कहानी छोटी होती है, 20 मिनट में पढ़कर खत्म कर देते हैं, वो कहानी है। उपन्यास जो होता है कहानी से बड़ा होता है, ठीक है, कई पन्नों का होता है, 100, 200, 400 पेज का हो जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास जो है उसका क्या नाम है बेटा? हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। ध्यान रखिएगा क्या है? परीक्षा गुरु की अगर बात की, हिंदी का पहला उपन्यास है। प्रकाशित हुआ कब बेटा? 1882 में इसका प्रकाशन हुआ है। ये किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला उपन्यास है। फिर इसके बाद में आप देखते हैं तमाम प्रकार के उपन्यासों का विकास शुरू हो जाता है, और उसके बाद में फिर चंद्रकांता आता है 1888 ईस्वी में। तिलस्मी और रोमांचक उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का। फिर फसाना आजाद आता है रत्ननाथ सरसार का। बाल मुकुंद का राजा भोज का सपना आता है। ऐसे तमाम प्रकार के जो है उपन्यास आते हैं, ठीक है। तो उपन्यास ये चीजें होती हैं। हिंदी उपन्यास में आप देखते हैं यथार्थ का गहरा चित्रण आपको मिलेगा, ठीक है, भाषा में सादगी और प्रवाहमयता मिलेगी, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अगला जो है हिंदी नाटक का विकास कब से शुरू हुआ और हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? हिंदी नाटक की अगर बात करें बेटा, तो हिंदी नाटक में पहला नाटक कौन सा है? आप सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम था, अरे उनके पिताजी का क्या नाम था? हिंदी नाटक के हिंदी नाटक का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। भारतेंदु युग में बेसिकली नाटक की शुरुआत हुई थी। और इसका हिंदी का पहला नाटक जो कौन सा है, आप देखते हैं हिंदी का पहला नाटक की अगर बात की जाए, तो पहला नाटक कहीं कहीं पर आप देखते हैं 1875 ईस्वी में जो आता है नील देवी, लेकिन वो नाटक एक प्रकार से हिंदी का पहला नाटक नहीं है। नहुस नाटक का विकास कब हुआ? नील देवी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक आया पहले 1875 में। फिर 1881 में अंधेर नगरी चौपट राजा आता है। 1928 में स्कंदगुप्त, 1954 में अंधा युग धर्मवीर भारती का, 1958 में महा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, ये सब नाटक आते हैं, ठीक है। तो नाटक जो है बेसिकली आप देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही शुरुआत होती है, ठीक है, और विस्तार से उसमें आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के शुरुआत, फिर हिंदी आलोचना का उद्भव विकास देखेंगे, ठीक है। हिंदी आलोचना का उद्भव विकास देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास हम देखेंगे, किस तरीके से अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास हुआ। इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार से चीजों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चैप्टर संख्या 1 पूरा पढ़ लेंगे, सॉरी यूनिट नंबर 1। वैसे यूनिट नंबर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं एक दिन पूरा इकाई संख्या 1 को एक ही वीडियो के माध्यम से या 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उपन्यास क्या है, इसकी विशेषता क्या है, नाटक क्या विशेषता क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी बताने का प्रयास करूंगा, सही तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो परेशान आपको नहीं होना है, क्लियर। इसके अलावा और पहले से कुछ क्लासेस है वो सब आपको मिल जाएंगी। आपको कैसे हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है उसके लिए आपको कमेंट, मतलब कि उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है बेटा? व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना है अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं, ठीक है। आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो अपना सेमेस्टर भी लिख सकते हैं, वैसे थर्ड सेमेस्टर के लिए भेजेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपको जोड़ दिया जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। अपना सेमेस्टर का नाम भी लिख दीजिएगा। आप एसएमएस कीजिएगा, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम,
उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। इस 100 रुपए फीस में आपको मिलेगा क्या क्या, आपको हिंदी साहित्य के सभी मतलब कि सभी चैप्टर, सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगे। इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे क्लास हो गई और आप वीडियो नहीं देख पाए तो वीडियो बाद में भी देख सकते हैं जब इच्छा चाहे तब, ठीक है। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, ठीक है। उसकी क्या मिलेगी बेटा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिवीजन क्लास भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। क्या मिलेगा बेटा, रिवीजन क्लास भी मिलेगा सबका। रिवीजन क्लास के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपका एमसीक्यूज भी होगा, ठीक है, एमसीक्यूज भी होगा और लिखित भी होगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, सभी का, ठीक है। और को करिकुलर का, इसे एक सब्जेक्ट का नहीं होगा केवल कि हिंदी का मिल जाए आपको, हिंदी के साथ साथ आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सब कुछ मिल जाएगा आपको। यानी एक आपका मतलब कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट जुड़ करके बेहतर अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा और सभी जैसे कि आपकी जो भी चीजें शामिल है उन चीजों को सब कुछ आपको मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है, तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर स्कैनर भेजेगा, उस पर मात्र 100 रुपए फीस जमा करके अगर आप देखते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करें तो आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। को करिकुलर का भी कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महाभारत क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जिनको भी जुड़ना है, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, डीपली पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब कुछ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। यानी सभी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप पर और तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है, देर ना कीजिए। आप पेमेंट नहीं कर पाते, किसी दूसरे से भी करवा पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा दीजिए, तब भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी इकाई में हमको क्या पढ़ना है भैया, दूसरी इकाई में अपन को पढ़ना है हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। जैसे हम अभी तक विकास देखेंगे, कैसा कैसा विकास हुआ, अब हम इसके बाद में क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी कहानी क्या है, हिंदी कहानी क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। हिंदी कहानी, कहानी क्या होती है, जिसको हम 20 मिनट में पढ़ करके खत्म कर दे, वो कहानी है। कहानी में बेसिकली 6 तत्व होते हैं कहानी के, ठीक है। किसी घटना, अनुभव या कल्पना का ऐसा गद्य रूप जिसमें पात्र, कथानक, संवाद और उद्देश्य हो, उसी को कहानी कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कहानी की परिभाषा दी कि कहानी वह गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी घटना या अनुभूति का रोचक वर्णन होता है। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कहानी जीवन का दर्पण होता है, इसमें जीवन के यथार्थ का मार्मिक प्रभावपूर्ण चित्रण किया जाता है, तो इस तरीके से बताएगा। तो कहानी जो होती बेटा एक छोटी रचना होती है, ये बात ध्यान, जैसे कि आप देखते हैं किसी घटना, किसी भाव पर आधारित, तो जैसे ईदगाह कहानी, कफन कहानी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी हो गई, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं बड़े घर की बेटी कहानी हो गई, या आप देखते हैं तमाम प्रकार की कहानियां हो गई, ठीक है, रोज कहानी हो गई, ठीक है, आकाशदीप कहानी हो गई, तमाम प्रकार की कहानियां आपको मिलती हैं। तो चीजों को समझने का, तमाम कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जैसे कि पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, पाजेब कहानी, गैंग्रीन कहानी, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात संक्षिप्तता होती है, कथानक होता है इसका, ठीक है, पात्र होते हैं इसमें, दो से लेकर के 5 पात्र तक होते हैं, ठीक है, भावात्मकता, मार्मिकता होती है इसमें, ये सब चीज, यथार्थता होती है, ये सब तमाम सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको समझने के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त चीजें आ गई है। तो इस तरीके से हिंदी की पहली कहानी जो रही है वो कौन सी कहानी रही है, वो रही है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, दूसरी बात क्या है, उपन्यास। उपन्यास क्या होता है बाबू, उपन्यास जो होता है, उपन्यास क्या होता है, कहानी से बड़ा होता है ये, ठीक है, कहानी से बड़ा होता है, साथ ही साथ में उपन्यास जो होता है 300 से 400 पेज का होता है, ठीक है, 300 पेज मान सकते हैं, कम से कम होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें 6 तत्व होते हैं बेसिकली। इसमें पहला क्या होता है आपका, जैसे इसमें एक कथानक होता है, कथानक माने कहानी। दूसरे नंबर पर दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है, उपन्यास की, इसमें क्या होता है, पात्र और चरित्र चित्रण जो होते हैं, पात्र होते हैं, यानी जिस जो एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, वातावरण होता है, जहां पर की घटना होती है उसको वातावरण कहते हैं, यानी घटना कहाँ की है। इसके अलावा भाषा शैली होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, भाषा शैली। भाषा शैली के अलावा एक और चीज यहाँ पर
संवाद होता है, संवाद शैली, संवाद माने किस शैली में बात होता है जिसको बोलते हैं संवाद शैली को क्या बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी, ठीक है। संवाद शैली भी इसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो छठा तत्व होता है वो होता है उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य ध्यान में रख करके तब उपन्यास या कहानी लिखा जाता है। तो कहानी की अगर बात की है तो भी, और उपन्यास की बात की है तो भी, यानी इसमें कहानी और उपन्यास सभी की अगर बात की, सबकी विशेषताएं बेटा कैसी होती है, सभी की विशेषताएं या जो सभी के तत्व जो होते हैं, 6 तत्व होते हैं कहानी के भी, और लगभग गद्य की सभी रचनाओं में कथानक, पात्र, वातावरण, भाषा शैली, संवाद शैली, उद्देश्य, ये सब शामिल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं नाटक, नाटक क्या होता है बेटा, नाटक आप देखते हैं जिसमें अभिनेता होती है, ठीक है। नाटक किसे कहते हैं और नाटक की विशेषताएं, देखिए नाटक और एकांकी की अगर बात की जाए, नाटक और एकांकी को दोनों को समझे। नाटक जो होता है इसमें कई अंक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कई अंक होते हैं और कई दृश्य भी होते हैं, अनेक दृश्य और अनेक अंक होते हैं। जबकि एकांकी जो होता है ये एक अंक का नाटक होता है, एक अंक इसमें होता है, एक अंक का नाटक ही एकांकी कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें दृश्य बेटा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, दृश्य अलग हो सकते हैं, दृश्य इसमें 3 से 4 दृश्य हो सकते हैं, लेकिन अंक एक ही होगा। इसमें अंक भी 3-4 होते हैं और उसमें दृश्य जो होते हैं 10-12 हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही दृश्य, एक अंक का मतलब एक दृश्य नहीं, एक अंक में 3-4 दृश्य होते हैं। एकांकी छोटा नाटक होता है और आपका नाटक जो है वो बड़ा नाटक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। नाटक में कथानक, संवाद प्रधानता, मंचीयता, पात्र और चरित्र चित्रण, एकांतता के सिद्धांत, ठीक है, जैसे कि स्थान की एकता, समय की एकता, क्रम की एकता शामिल होती है। तो नाटक में सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। कथानक में एक रोचक कथा रहती है, पात्रों के साथ संवाद होता है, इसमें मंच पर अभिनय किया जाता है, तमाम सारी चीजें इसमें होती हैं। जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा हो गया, ठीक है। हास्य व्यंग प्रधान नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। स्कंद गुप्त हो गया जयशंकर प्रसाद का नाटक। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से नाटक, कथानक, संवाद, पात्र, मंचेता और भावनाएं इसमें शामिल होती हैं। इस तरीके से चीजें मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नाटक और एकांकी आपकी हो गई। ऐसे ही आपकी अगला है आलोचना। आलोचना क्या होती है बेटा, आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना की विशेषताएं बताएं। आलोचना क्या होती है, आलोचना जैसे किसी भी रचना के बारे में कोई लेखक लिखते से, सबसे बड़े आलोचक कौन है हिंदी साहित्य के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो आलोचना जो होती है वो एक प्रकार से गहराई से देखना, परखना, मूल्यांकन करना को आलोचना ही कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आलोचना का काम किसी साहित्यिक रचना के गुण दोषों का निरीक्षण कर उसके महत्व का निर्धारण करना होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आलोचना साहित्य का न्याय, इसमें कृति का सही मूल्यांकन, दिशा निर्देश होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आलोचना मूल्यांकन का कार्य करता है, वस्तुनिष्ठता, रचनात्मकता, समीक्षात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक आलोचना ग्रंथ है, सूर साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, ये सब आलोचना है। ऐसे ही निबंध होता है। निबंध में क्या होता है बेटा, निबंध में क्या होता है, जैसे निबंध जो होता है ऐसी रचना से बंधन मुक्त होकर के लेखक लिखता है और विस्तार से लिखता है। जैसे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती, नाटक है, लेकिन निबंधों की अगर बात की है तो निबंधों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे मित्रता एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचरण की सभ्यता, ऐसे तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। निबंध की अगर बात की तो निबंध बंधन मुक्त होकर के किसी टॉपिक पर व्यक्ति लिखता रहता है। यात्रा वृत्तांत ऐसे होता है, यात्रा में आप कहीं पर जा रहे हैं और यात्रा किस तरीके से आपकी हो रही, यात्रा के दौरान आपकी घटना कोई घटित हुई, उस घटना का एक व्यवस्थित क्रम में साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए जब एक लेखक लिखता है तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ऐसे ही होता है अगली रचना संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये दोनों जो है लगातार आते हैं प्रश्न परीक्षा में, संस्मरण और रेखा चित्र को लेकर के। संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे के एकदम से समीप होते हैं, ऐसे में अक्सर विद्यार्थी इसको समझ लेते हैं कि एक ही होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें संस्मरण जो होता है इसका लेखक अपने जीवन के किसी घटना या समय विशेष के अनुभव का वर्णन संस्मरण में करता है। लेखक जो होता है रेखा चित्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति का जीवन चित्रण, उसके जिसमें उसके व्यक्तित्व के गुणों का चित्र बनाता है, वो होता है, ठीक है। लेखक खुद के अनुभवों और स्मृतियों पर आधारित जो है लिखता है तब उसको संस्मरण कहते हैं। लेकिन जब वही लेखक जो होता है, लेखक का फोकस किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है तो रेखा चित्र हो जाता है वो, ठीक है। ऐसे विषय की अगर बात की जाए, जो संस्मरण का विषय होता है कोई घटना, कोई स्थान, कोई स्थिति हो सकती है, व्यक्तित्व जो लेखक के जीवन से जुड़ा हुआ हो उसको संस्मरण कहते हैं। लेकिन रेखा चित्र जो होता है किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही
तमाम सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देखते हैं मेरे साक्षात्कार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऐसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी का है महापुरुषों के चित्र, तो वो सब चीजें रेखा चित्र। संस्मरण जो होता है मैंने क्या देखा क्या अनुभव किया, लेखक खुद के बारे में कहता है। रेखा चित्र जो होता है वह व्यक्ति कैसा था दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना रेखा चित्र होता है, और खुद अपने बारे में बताना लेखक अपनी घटनाओं को याद करके, देखिए अपनी पिछली घटनाओं को याद करके अपने बारे में लिखना संस्मरण होता है, और अपने जीवन से रिलेटेड किसी दूसरे के बारे में लिखना, अपने अपने जीवन से संबंधित घटनाएं लेकिन किसी दूसरे के बारे में बताना, किसी दूसरे की घटना के बारे में बताना, वो रेखा चित्र हो जाता है। ऐसे ही डायरी आपका होता है, दैनंदिनी कहते हैं डायरी को, ठीक है। डायरी जो होती बेटा, ये एक प्रकार से क्या होती है, डायरी दिन प्रतिदिन लिखी जाती है, और इसको एक जैसे कि आप देखते हैं मुक्तिबोध की डायरी हो गई, ठीक है, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध ने लिखा है तो डायरी हो गई। तो डायरी जो होती है प्रत्येक दिन लिखी जाती है। ऐसे ही रिपोर्टाज होता है, रिपोर्टाज कहता है एक रिपोर्ट जिसको आप बोलते हैं, जैसे किसी घटना का तिथिवार एकदम से क्रम टू क्रम सिस्टमेटिकल वे में वर्णन करना एक लेखक शैली में। आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा जो होती है लेखक जो होता है स्वयं के बारे में इसमें लिखता है, जैसे संस्मरण के बारे में स्वयं में लिखता है तो संस्मरण हो जाता है, और रेखा चित्र किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, ठीक है। ऐसे ही आत्मकथा जो होती है अपने जीवन की सारी कथाएं लिखी जाती है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। और ऐसे ही आप देखते हैं जीवनी जो होती है किसी दूसरे लेखक के बारे में लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उनका नाम था, क्या नाम था, अमृत राय। अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी कलम के सिपाही नाम से। तो कलम का सिपाही जो रचना है वो एक जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर मैं गया हूँ, ठीक है, उनके पुत्र का नाम क्या है, अमृत राय, वो भी हिंदी के बड़े कवि रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रकार से अपने पिताजी की जीवनी लिखी, ठीक है। तो जीवनी किसी दूसरे या किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी जाती है, तो जीवनी दूसरे का लिखी जाती है, और जो है आत्मकथा खुद के बारे में लेखक लिखता है। इसके अलावा अगला जो आपका ये आता है होता है व्यंग। व्यंग क्या होता है बाबू, व्यंग का मतलब होता है जैसे कि आत्माराम भोला राम का जीव, ठीक है, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना, तो उसमें क्या है पूरी जानकारी बताई गई। तो व्यंग होता है, व्यंग के माध्यम से समाज की किसी घटना या किसी समस्या को व्यंग के माध्यम से समाज के समक्ष लाना ही व्यंग होता है। एक कहानी होती है व्यंग बेसिकली, ठीक है, कि किसी घटना पर करी जाती है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही कई मतलब कि आपका यूनिट नंबर 3 मतलब कि आप देखेंगे इसमें हिंदी उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यासों में आपका 2 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। कौन कौन सा उपन्यास है बेटा, झांसी की रानी उपन्यास, वृंदावन लाल वर्मा, विस्तार से बताएं इसके बारे में। देखिए झांसी की रानी जो है बेसिकली झांसी की रानी पर आधारित है, इसको लेकर के मैंने एक लेक्चर बना दिया है यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक है मैं सेंड कर दूंगा। विद्यार्थी संस्करण, संपादक है डॉक्टर पुनीत बिसारिया, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है पुस्तक। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है झांसी की रानी। वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं, बहुत विद्वान आदमी है। झांसी की रानी जो है इसका प्रकाशन कब हुआ बेटा, इसका प्रकाशन हुआ है 1946 ईस्वी में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास है। 1857 की जो क्रांति हुई थी बेसिकली, झांसी की रानी का उसमें क्या योगदान है, जहां तक इतिहासकार नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक एक प्रकार से पहुंचने का काम किसने किया, वहां पर पहुंचने का काम किया जो है वृंदावन लाल वर्मा ने। बहुत रिसर्च करके इसको लिखा है झांसी की रानी, ठीक है। उपन्यास जो है ये बहुत ही फेमस उपन्यास है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसी पर आधारित है। देशभक्ति, वीरता और नारी शक्ति का अद्भुत चित्रण किया है इन्होंने। कहानी की शुरुआत जो होती है झांसी की रानी के ऐतिहासिक विवरण से होती है। मणिकर्णिका नाम होता है झांसी की रानी का बचपन में, जो आगे चल करके रानी लक्ष्मीबाई बनती हैं। विवाह के बाद में झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीजें पूरी बताई गई, ऐतिहासिक विवरण अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। पुत्र ना होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी को पकड़ने, झांसी को हड़पने की नीति अपनाई थी, ठीक है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, ठीक है, हड़प की नीति इसको कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों का, अंग्रेजों को हराया, अपने पुत्र को अपने जो है पीठ में बांध करके युद्ध लड़ा, ठीक है, कई सारी चीजें करी, इस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई। इसके मुख्य पात्र में रानी लक्ष्मीबाई खुद मेन पात्र है इसमें, ठीक है। और उसके अंदर गंगाधर राव झांसी के राजा हैं, रानी लक्ष्मीबाई के पति हैं जिनका देहांत हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक अंग्रेज सेनापति उसका नाम है ह्यूजर, जनरल ह्यूजर, ठीक है। और तात्या टोपे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहे, स्वतंत्रता सेनानी है, कानपुर से युद्ध लड़ रहे थे। झलकारी बाई है रानी की सेवा, मतलब सेना में महिला योद्धा है झलकारी बाई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। पूरी घटना जो है ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। ये वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक कहानी का मतलब ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पूरी कहानी आपको झांसी की रानी के उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से लेखक ने नारी के साहस
और नेतृत्व क्षमता का जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है लोगों के समक्ष। उपन्यास में युद्ध के दृश्य अत्यंत रोमांचक हैं, ठीक है। भाषा कहीं कहीं पर काव्यात्मक और भावुकता से झलकती आपको दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ये है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है। आगे देखते हैं अगला उपन्यास आपका कौन सा है। अगला उपन्यास जो आपका शामिल है, वैसे यही एक ही उपन्यास आपका शामिल है, ठीक है, एक ही उपन्यास शामिल है। इसके बाद में आपकी कहानी आ जाती है कौन सी चौथी इकाई आपकी आ जाती है कौन सी भाई, हिंदी कहानी। अब हिंदी कहानी के बारे में देखेंगे। आपके यहाँ पर 5 कहानियां है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की, पाजेब जैनेन्द्र कुमार गैंग्रीन अज्ञे की, पर्दा कहानी यशपाल की, तीसरी कसम रेणु की, और पिता कहानी ज्ञान रंजन की। आइए एक एक करके सभी कहानियों का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पंच परमेश्वर कहानी की। पंच परमेश्वर कहानी, पंच परमेश्वर कहानी की अगर बात की तो लिखा किसने बेटा, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसकी अगर बात की है, इसका प्रकाशन कब हुआ बेटा, इसका प्रकाशन हुआ है 1916 ईस्वी में। पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद की यही है। एक पात्रिका उस समय प्रकाशित होती थी, उसका नाम था जबाना पात्रिका। जबाना पात्रिका से यह रचना प्रकाशित होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। कहानी की बात की है तो कहानी गांव में शुरू होती है। जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी 2 बचपन के मित्र होते हैं। उन्हीं मित्र के इर्द गिर्द और जो है एक मौसी होती, खाला होती है, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। परंतु जब सत्ता और स्वार्थ के बीच में आया दोस्ती तो संबंध बदलने लगते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती रही, ठीक है। तो पंच परमेश्वर कहानी इस तरीके से आपको मिल रही है। तो इसमें आप देखते हैं पंच परमेश्वर कहानी की अगर बात की तो जुम्मन जो था, अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ जो थे, इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जुम्मन और उसकी बूढ़ी खाला है, फूफी जिसको कहते हैं। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, यह शर्त रख करके कि वह जीवन भर उसका पालन पोषण करेगा। कुछ समय के बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी बूढ़ी खाला की उपेक्षा करते हैं, उसको एक प्रकार से उतनी सेवा पाती नहीं करते हैं उसकी, ठीक है। पंचायत आती है, गांव वालों ने खाला मतलब कि खाला ने गांव वालों से न्याय मांगा। अलगू चौधरी, चूंकि खाला अलगू चौधरी जो था वो पंचायत करने आया, तो उसने खाला का साथ दिया, कहा भाई कि आप जुम्मन मियाँ से कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अलगू चौधरी ने खाला का साथ दिया, पंचायत बैठने की सलाह दी। पंचायत के पंच मुखिया के रूप में अलगू चौधरी को चुना जाता है। जुम्मन को लगा कि अलगू चौधरी उसकी दोस्ती का पक्ष लेंगे, लेकिन वह एक प्रकार से, चूंकि पंच परमेश्वर जो होता है वो शुद्ध निर्णय लेता है, तो वो एक इस तरीके से चीजें हुआ। जुम्मन को खाला के लिए मासिक भत्ता देना होगा, खाला अपनी जमीन वापस ले सकती है, ये सब चीजें पंचायत में निर्णय हुआ। जुम्मन को यह निर्णय जो था कड़वा लगने लगा। धीरे धीरे करके जुम्मन चौधरी और अलगू जो चौधरी है, जुम्मन मियाँ है, उनके बीच में दरारें, दोस्ती की दरारें जो है खत्म, मतलब दोस्ती जो है खत्म होने लगी। दोनों के बीच में दरारें पड़ने लगती हैं। इसके बाद में क्या होता है, पंच परमेश्वर कहानी में एक प्रकार से फिर से नया मोड़ लेता है, ठीक है। उस समय के बाद में क्या होता है, खुद पंच चुने जाते हैं, कौन, जुम्मन, ठीक है। क्योंकि स्थिति इसके पलटफेर हो जाती है और अब मामला अलगू चौधरी और एक अन्य व्यक्ति के बीच का आ जाता है। जुम्मन के सामने दोस्ती और न्याय के बीच में परीक्षा आती है। जुम्मन निर्णय लेता है, उन्होंने निष्पक्ष होकर के निर्णय लिया। और आप देखते हैं इसमें जुम्मन का बैल वगैरह का कुछ मामला था, मतलब अलगू चौधरी का बैल किसी ने खरीद लेकर के गया था, वहां पर मर गया था, उसको लेकर के पूरा निर्णय दिया गया, ठीक है। इस तरीके से पूरी कहानी खत्म समाप्त होती है। मुख्य पात्र के रूप में जो है जुम्मन शेख है, जो कि स्वार्थी है शुरुआत में, बाद में निष्पक्ष हो जाता है। अलगू चौधरी जुम्मन का मित्र है, बाद में निष्पक्ष पंच बनता है। जुम्मन की खाला है जो बूढ़ी महिला है, जिसे अपनी संपत्ति जुम्मन को दे दी थी, ठीक है। पंच परमेश्वर बैठ करके जो है इसमें जो है मित्रता का भाव नहीं देखते हैं, उसमें पंच परमेश्वर की व्यवस्था जो है उसके बारे में बताते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी पर पूरी कहानी टिकी हुई है। पंच परमेश्वर की कहानी जो है इस तरीके से आपकी होती है, ठीक है। पाजेब कहानी का सारांश क्या है, पाजेब कहानी लिखा किसने, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। पाजेब कहानी की अगर बात की जाए बेटा तो पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये कहानी, ठीक है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में 4 साल की बच्ची है मुन्नी, उससे प्रारंभ होती है कहानी, ठीक है। पाजेब पहनने की उसको इच्छा होती है, उसको बुआ जो है जिद करके पाजेब जो है खरीद लाती है, इतवार को वही सुंदर पाजेब लाती है। फिर उसके बाद में एक दिन पाजेब गायब हो जाती है और पहले नौकर बंसी होता है उस पर शक जाता है चोरी का, लेकिन वह निर्दोष हो जाता है। फिर मुन्नी का बड़ा भाई है आशुतोष, उस पर संदेह जाता है कि भाई वो बेच लिया होगा पाजेब, क्योंकि उसने पतंग और डोरी खरीदा था, तो पता चला कि भाई पाजेब यानी पायल जो बेच दिया होगा।
आशुतोष को दबाव में झूठी स्वीकृति करानी पड़ती है, क्योंकि आशुतोष छोटा बच्चा है, उसको कहा जाता है भाई तुमने चोरी की, जबरदस्ती जो है उसको चोरी का आरोप लगा दिया था, वो खुद भी मान लेता कि भाई हमने चोरी करी है। ठीक है, तो वही पाजेब पूरा का पूरा एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी बताती है कि बाल मन जिद्दी नहीं बल्कि भय और दबाव से प्रभावित होता है। बच्चों को दोषी मानना बिना प्रमाण के अन्यायपूर्ण होता है। वास्तविकता का उद्भव तब होता है, अंत में क्या होता है, बुआ पाजेब अपने पास बाद में चली जाती, किसी तरीके से उनके बैग में बुआ के पाजेब चली जाती है। जब बुआ फिर से आते तो उनके बैग में जो पाजेब मिलती है, पाजेब ला करके देती है, तो इस तरीके से सबका जो चीजें खत्म होती है। ठीक है, बच्चा निर्दोष हो जाता है। ये बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है, मुन्नी है, आशुतोष है, बुआ है और बंसी नौकर है। इस तरीके से पूरी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। पाजेब द्वारा लेखक ने सचमुच प्रतिभाशाली तरीके से दिखाया कि बच्चे डर और दबाव में झूठ बोलते हैं, ना कि स्वेच्छा से बोलते हैं। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो पाजेब कहानी है, पूरी कहानी मैंने आपको समझा रखी है। ऐसी अगली कहानी गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन कहानी जो बेटा ये आज्ञे की कहानी है। आज्ञे की अगर बात की तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे की एक प्रकार से रचना है ये। गैंग्रीन कहानी में जो है मालती और मतलब कि माहेश्वर और मालती होते, उनका एक बच्चा होता टीटी जिसका नाम है। ठीक है, और उसके एक डॉक्टर साहब होते हैं, ठीक है, माहेश्वर जी। तो उन्हीं की मतलब की कहानी में खुद लेखक भी अपने आप में पात्र में आता है, कहानी में शैली में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लेखक मतलब ये भी मनोवैज्ञानिक धारा पर, चूंकि अज्ञे और ये ज्ञानेंद्र कुमार ये दोनों प्रयोगवाद के समय के कवि हैं, लेखक भी हैं, दोनों लोग कवि भी लेखक भी हैं। तो इन लोगों पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है, उनका प्रभाव इन दोनों पर पड़ा है। तो मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानी चलती है और एक महिला के उबन घुटन की कहानी है ये गैंग्रीन। ठीक है, इसके बाद में अगली कहानी पर्दा कहानी। पर्दा कहानी यशपाल के झूठे शान शौकत की कहानी है पर्दा, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसी ही अगली कहानी तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, इसकी पूरी व्याख्या मैंने कर दी है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु जो है बेसिकली ये आंचलिक आंचलिक कहानीकार कहे जाते हैं, अंचल विशेष यानी गांवई कहानी लिखते हैं ये। बिहार के एक जो है गांव का एक व्यक्ति है, उसका नाम है हीरामन, और उसकी एक मतलब कि हीरामन है वो 3 कसम खाता है। पहली कसम क्या खाता है हीरामन, पहली कसम खाता है कि भाई बांस अब नहीं ला देंगे हम कभी, ठीक है ना, सॉरी तस्करी का माल नहीं ला देंगे। दूसरा कसम खाता है, क्योंकि पहली कहानी में जाता क्या है कि नेपाल में तस्करी का माल लाता है तो पकड़ जाता है, तो बच जाता किस तरीके से, तो कहता भैया आप तस्करी का माल कान पकड़ते नहीं ला देंगे। दूसरी कसम हीरामन 40 साल का हीरामन, करिया करिया एकदम से जट करिया है, एकदम से भुजैला। ठीक है, जैसे आपका एकदम से करिया करिया कुछ होता है एकदम काला, तारकुल समझते हैं, तारकुल जैसा करिया है। 40 साल का एकदम जो है जवान पट्ठा आदमी है। ठीक है, हीरामन, और उसकी शादी नहीं हुई है, बैलगाड़ी चलाता है। पहली कसम खाता कि भाई तस्करी का माल नहीं ला देंगे नेपाल वाला। फिर एक बार फिर से दूसरी बार बांस लादे रहता अपनी गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर। बांस का जो फुनगिया होती लंबी लंबी फैली नहीं रहती है, तो ऐसे में बांस का जो पिछला वाला भाग निकला था, तो बैलगाड़ी मुड़ा रहा था, तो किसी कार पे या किसी जीप पे लग जाता है, फिर उसका शीशा फूट जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, फिर उसको जो है डांट पड़ती है, इस तरीके से भागता भागता है वो बच करके। ठीक है, तो कहता है कि भाई अब जीवन में हम बांस अपनी गाड़ी पर नहीं ला देंगे, दूसरी कसम खाता है। तीसरी कसम तब खाता है बेटा, तीसरी कसम सबसे महत्वपूर्ण कहानी, एक हीराबाई नाम की एक नर्तकी होती है, ठीक है, महिला होती है, वो नृत्य करती है, ठीक है, नौटंकी वाली है, ठीक है, सुंदर है, वो इसकी गाड़ी में बैठती, बैलगाड़ी में, और उसको जो है छोड़ना होता है जहां पर नौटंकी करने के लिए। पूरी रात भर गाड़ी चलती है और चलाता रहता है, ठीक है, अलग रास्ते से जाता है, और तमाम प्रकार घटुआ मतलब की महुआ घटियारिन की गीत वगैरह गाते हुए जाते दोनों लोग। ठीक है, और हीरा मन जो है बहुत करिया है, वो सुंदर नहीं है, हीराबाई बड़ी सुंदर है, लेकिन उससे बात करती जाती है, सजग मतलब कि थोड़ा सा सकुचती भी नहीं है, वो बातचीत करती, हीरामन हीराबाई से बातचीत होता है, हीरामन मन ही मन उसके प्रति जो है प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। फिर जब वो छोड़ करके चली जाती है, तब फिर कसम खाता कि अब कभी नौटंकी वाली को अपने इसमें गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। इस तरीके से 3 कसम खाई जाती है। इसलिए तीसरी कसम, इसका दूसरा नाम क्या है, उर्फ मायरे की गुलफाम। गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है, इसी कहानी को रोज कहानी भी कहते हैं। ठीक है, रोज कहानी भी कहते हैं गैंग्रीन को। तीसरी कसम को क्या बोलते हैं, मारे गए गुलफाम। ऐसे अगली कहानी पिता कहानी। पिता कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है। पिता कहानी की अगर बात करें बेटा, तो पिता कहानी का सारांश बताएं। पिता कहानी जो है ये एक प्रकार से, पिता कहानी के बारे में अगर बताया जाए तो पिता कहानी जो है इसके लेखक यशपाल है, सामाजिक यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, कहानी का नायक एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो पिता बन चुका है। वह अपने नवजात शिशु
को गोद में लेकर के देखता है और सोचता है कि पिता बनने का एहसास कैसा होता है। ठीक है, पिता बनने का भाव यह कि शिशु को देखते ही उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी आ जाएगी, उसकी शिक्षा दीक्षा है, भविष्य की चिंताएं, आर्थिक चिंताएं उसके मन में आती हैं, ये सब चीजें जो है सोचता रहता है। तो इस तरीके से कहानी में पिता की जिम्मेदारी और त्याग का वर्णन है, समाज के में पितृत्व की उपेक्षा, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, आर्थिक और भावनात्मक चिंताएं जो होती हैं, वो सब चीजें दिखाई गई। अंत में स्वयं को जो है पिता यह कहकर दिलासा देता है कि भाई अब मैं पिता हूँ। पिता का अर्थ है जिम्मेदारी, त्याग और धैर्य। इस तरीके से ज्ञान रंजन की ये कहानी यथार्थ हुई धरातल पर लिखी गई एक सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है, पिता और पुत्र के बीच संबंधों को दिखाती है। इस तरीके से पांचों कहानियों का विस्तार से मैंने डिस्कस कर दिया। यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले पड़े हुए हैं लेक्चर, वो सब मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, और हो सकता है मैं नए तरीके से भी डिस्कस करूं इन सभी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में बताएं। देखिए हिंदी नाटक आपका अगला कौन सा नाटक है? अगला नाटक क्या आ चुका है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, ये सब विस्तार से बताएं। देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये बेसिकली एक महिला है। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा है। ध्रुव स्वामिनी इस कहानी का नायक है, कह सकते हैं नायक, यानी कि नायक मतलब हीरो है। भले ही वो महिला है, हीरोइन है, लेकिन वो एक प्रकार से नायक है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1933 में नाटक लिखा गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है। इसकी अगर बात की जाए ध्रुव स्वामिनी की, ध्रुव स्वामिनी नाटक की अगर बात की है बेटा, तो ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका है और वह कनिष्क की रानी है, लेकिन अपने पति के द्वारा उपेक्षित है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, पति उसको प्रेम नहीं करता है, तो पति से प्रेम नहीं मिलता है। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र जो है करुणा, प्रेम, साहस और नारी की गरिमा का अद्भुत संगम है। प्रसाद की नारी कल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण जो है ये है। गुप्त वंश के राजकुमार और सेनापति स्कंदगुप्त जो है इसके नायक हैं। देशभक्ति, वीर और कर्तव्यनिष्ठ हैं। वीरता उनके अंदर है, कर्तव्यनिष्ठा है, त्याग, प्रेम है, सब कुछ है स्कंदगुप्त के अंदर। स्कंदगुप्त और रामगुप्त, तो रामगुप्त की पत्नी होती है ये, लेकिन स्कंदगुप्त बाद में उससे प्रेम करता है। ऐसे तमाम सारी चीज चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं और महात्मा मतलब कि इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझा। ऐसे ही आपकी कहानी अगली है। अगली कहानी कौन सी आपकी? एकांकी। नाटक तो ध्रुव स्वामिनी हो गया। एकांकी है दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। दीपदान एकांकी किसकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। इस एकांकी की अगर बात की जाए, इसमें क्या है, उदयगढ़ के राजा के बारे में बताया गया। पन्नाधाय होती हैं, वो एक प्रकार से विस्तार से चीजों को बता, मतलब कि इसमें क्या है, अपने पुत्र को उसके जो है राजा के पुत्र के स्थान पर रख देती है, अपने पुत्र का त्याग कर देती है एक महिला। ठीक है, उसके बारे में पूरी कहानी, त्याग की कहानी बेसिकली दीपदान एकांकी जो है बड़ी जबरदस्त एकांकी है। पूरा विस्तार से इसको हम समझते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस आएगा मैं पूरा विस्तार से आपको इसमें बताता रहूंगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दीपदान एकांकी, दीपदान एकांकी की अगर बात की जाए, दीपदान एकांकी क्या है बेटा? दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, दीपदान एकांकी किसकी है? दीपदान एकांकी राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही चीजें इसमें है। लक्ष्मी का स्वागत दूसरी एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्की की एकांकी है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई एक रोशन है, ठीक है, रोशन की माँ है, तमाम सारी चीजें इसमें रहती हैं। पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब इसको हम विस्तार से बताएंगे। इसमें होता यह है लक्ष्मी का स्वागत में कि एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है, उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है
और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, उसका छोटा सा बच्चा भी है। बारिश का माहौल है, बारिश खूब हो रही है, ठीक है, उसका बच्चा बीमार है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर को बुलाने के लिए कोई व्यक्ति गया हुआ है। ऐसे में उसका बच्चा जो है वो मतलब कि बहुत बीमार है, वो मरने के कगार पर पड़ा रहता है और उसके माता पिता जो है, यानी जिस व्यक्ति जो है उसके माता पिता जो है वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए मना करता है। और एक बच्चा अच्छा सा रिश्ता था जो दहेज ज्यादा देते हैं, तो उसके माता पिता कहते हैं डन कर देते हैं रिश्ता, ठीक है। इधर शगुन लेकर के नीचे से जा रहे होते हैं उनके माता पिता, और ऊपर से जो है अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के रोशन जो होता है, ठीक है, वो नीचे आ रहा होता है, रोशन शायद नाम था। तो इस तरीके से वो नीचे आ रहा होता है, तो पूरी की पूरी कहानी जो है उसी पर एक प्रकार से आधारित है। लक्ष्मी का स्वागत है, एकांकी के बारे में विस्तार से बताएं। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो है बड़ी विस्तार से इसमें कहानी जो है जो बताई गई है, भारत समाज में जो फैली दहेज प्रथा उसी के बारे में बताई गई है। इसमें लक्ष्मी जो है ठीक है, नारी का स्वाभिमान दहेज प्रथा का विरोध इसमें किया गया है एकांकी में, ठीक है। पात्र और चलचित्र में आप देखते हैं तमाम प्रकार के रोशन और उसका पति, मतलब रोशन और उसकी पत्नी है जो पत्नी मर चुकी है, सब पूरी कहानी जो है विस्तार से हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपके लिए पूरी विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इस लक्ष्मी का स्वागत एकांकी और दीपदान एकांकी के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अभी सिलेबस डिस्कशन में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको क्या पढ़ना है भाई, अगली इकाई जो हम लोगों को पढ़नी है, छठवीं इकाई, उसमें क्या पढ़ना है, छठवीं इकाई में हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है, जैसे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है, इसमें भारत के बारे में बताया गया कि भारत की वर्ष मतलब भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत चूंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम है, भारत पर अंग्रेज का दबदबा कायम है, अंग्रेजों ने एक प्रकार से भारत को एकदम से गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है। ऐसे में 1857 की क्रांति आप देखते हो जाती है, उसके बाद में अंग्रेजों का वर्चस्व और बढ़ जाता है। अब अंग्रेज लोग मतलब कि केवल कंपनी शासन नहीं कर रही होती, अब इंग्लैंड का जो क्राउन है वो शासन कर रहा होता है भारत पर। ऐसे में भारतेंदु जी अपने अपने माध्यम से वो कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो बहुत ही विद्वान आदमी थे, इन्होंने जो है गद्यात्मक जो रचनाएं लिखी, सब मतलब गद्य रचनाएं जो लिखी वो हिंदी में लिखी, खड़ी बोली में लिखी, लेकिन आप देखते हैं इनका जो पद था वो ब्रज भाषा में ही था। लेकिन उन्होंने नाटक जो लिखे, निबंध लिखे, उसमें बड़ा एक प्रकार से एक परिष्कृत गद्य आपको दिखाई पड़ता है। तो भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारतवर्ष को की उन्नति को लेकर के क्या क्या कदम हम अपना सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। दूसरी बात है मित्रता। मित्रता निबंध किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता निबंध है, इसमें उन्होंने विस्तार से चीजों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो मित्रता निबंध जो है मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षा बताएं, इसकी समीक्षा को लेकर के क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। मित्रता निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मित्रता में आप देखते हैं सच्चा मित्र वही सच्चा मित्र जो कठिनाई में साथ दे, ठीक है, जो स्वार्थ रहित रहे, हृदय की गहराई तक जुड़ा हो, वैसे मित्र की बात करी गई, शुक्ला जी ने बताई है। तो ये एक प्रकार से मानवीय संबंधों की गहरी विवरण इसमें दिया गया है। भाषा सरल, सहज, दार्शनिक और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है, शैली निबंधात्मक है, व्यंग्यात्मक है। शुक्ला जी का मानना है कि सच्ची मित्रता मानव समाज का आधार है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से मित्रता निबंध के बारे में बताया। अगला निबंध आपका है अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल की अगर बात की जाए, अशोक का फूल किसके लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने पेड़ों पर तमाम प्रकार की चीजों पर बड़ा निबंध लिखा, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज नाम का लिखा, अशोक के फूल, ठीक है, तमाम प्रकार के फूल पौधे पेड़ पौधे वृक्षों पर तमाम निबंध लिखे, ठीक है, बंधन अशोक के फूल पर लिखा इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही अगला आपका आता है उत्तरा फाल्गुनी, एक वो होता है क्या नाम है, एक वो होता है क्या नाम है, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का एक प्रकार से ये निबंध है, ठीक है। कौन सा निबंध है भाई, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी क्या है,
उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ राय। ये एक जो है क्या नाम है, नक्षत्र जिसको आप बोल सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी के मतलब उत्तरा फाल्गुनी जो है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ये क्या है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास एक निबंध है जो कि क्या करता है, ये एक मतलब उसके बारे में बताता है कि भाई जो उत्तरा फाल्गुनी एक होता नहीं है, नक्षत्र टाइप का होता, तो उसी के बारे में पूरा। अगला प्रश्न, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये विद्या निवास मिश्रा जी का एक निबंध है। इसके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से चीजों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको समझने का प्रयास रहेगा, समझाने का। इसके अलावा अगले सिलेबस में आपका है अन्य गद्य विधाएं। इसमें प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी एक चीज, जैसे रेखा चित्र एक शामिल है आपके पाठ्यक्रम में। रेखा चित्र है आपका गिल्लू नाम का, किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने। गिल्लू एक जो है गिलहरी का बच्चा होता है, उसी को लिखा, उसी को ध्यान में रख करके लिखा गया है। तो गिल्लू जो है एक जो है रेखा चित्रात्मक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा के अधिकतर जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसमें अंतर आपको नहीं मिलेगा। रेखा चित्रात्मक संस्मरण है, चूंकि अपने जीवन से ही आधारित संस्मरण लिखा, लेकिन रेखा चित्रात्मक शैली में लिखा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये है रेखा चित्र गिल्लू, ठीक, इसमें गिलहरी के बच्चे, छोटा सा बच्चा उनको मिलता है, उसी पर उन्होंने पूरा पूरा डिटेल में जानकारी दी है, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आता है संस्मरण। संस्मरण क्या शामिल है आपके पाठ्यक्रम में, 30 बरस का साथी। 30 बरस का साथी, ठीक है, ये 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा जी ने लिखा है संस्मरण, ठीक है, अपने जीवन से रिलेटेड। संस्मरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लेखक जब अपने जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं जिसको याद कर पाता, संस्मरण जो उसके दिमाग में रह जाती है इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बारे में वो बताता है लेखक, ठीक है। ये यहाँ पर 30 बरस का साथी क्या है, एक संस्मरण होता है, ठीक है। संस्मरण क्या 30 बरस, किसने लिखा, रामविलास शर्मा जी ने। अगला है आपका जीवनी अंश। जीवनी अंश क्या है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र है अमृत राय। अमृत राय ने ही लिखा है क्या, अमृत राय ने ही लिखा बेटा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी को ही कलम का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। आप देखते हैं उपन्यास तमाम सारे लिखे, जैसे कि आप देखते हैं गोदान, गबन। गोदान उनका किसान जीवन की जो त्रासदी है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करता है। गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है। गोदान, गोदान उपन्यास बहुत बड़ा उपन्यास है, ठीक है। शायद कोई दूसरा कवि लिखता गोदान को, लेखक लिखता, तो वो एक प्रकार से कम शब्दों में लिखता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी मतलब क्या नाम, मुंशी प्रेमचंद जी ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। लेकिन हाँ, गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे, बड़ा जबरदस्त किसान जीवन की एक त्रासदी है, एक मार्मिक घटना है, ठीक है। सामंतवाद का पतन दिखाने का, अपने सामंतवाद का दबदबा उसमें आपको दिखाया जाता है, सामंतवाद किस तरीके से हावी होता है, सारी जानकारी आपको, मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जी तत्कालीन घटनाओं के बारे में लिखने में माहिर है, सामाजिक यथार्थवाद का वर्णन करते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के उपन्यासों का सृजन किया, उपन्यासों को लिखा, 300 से अधिक कहानियां लिखी। सबसे पहली कहानी इनकी 1916 में प्रकाशित हुई, पंचमर्वेश्वर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लास्ट कहानी इनकी कफन है, ठीक है, कफन कहानी, तो सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला, अगला आपके पाठ्यक्रम रिपोतार्ज। रिपोतार्ज आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है, ऋण जल और धन जल। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। बिहार में बेसिकली बाढ़ आती रहती है। कोसी नदी जो है आपको पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे में बिहार में बाढ़ अधिकतर आते रहते हैं। तो जब बाढ़ आता तो उसी को धन जल कहते हैं, और जब सूखा पड़ता तो ऋण जल कहते हैं। तो ऋण जल माने कम पानी, धन जल माने ज्यादा पानी, तो इसी को ऋण जल धन जल कहा गया, यानी बाढ़ और सूखा पर आधारित ये रचना है। हरीश्वरनाथ रेणु जो आंचलिक कहानीकार है, आंचलिक कथाकार है, आंचलिक लेखक है, उन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। तो बाढ़ और सूखे के बारे में ये रचना बताती है हरीश्वरनाथ रेणु की। इसके अलावा अगली रचना है व्यंग। व्यंग में एक सबसे जबरदस्त व्यंग है आपका भोला राम का जीव। एक कहानी है, हरशंकर परसाई मतलब की हिंदी के बड़े व्यंगकार माने जाते हैं। हरशंकर परसाई की रचना है भोला राम का जीव। एक व्यक्ति है भोला राम। भोला राम जो होता है वह एक प्रकार से एक सरकारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन फंसी हुई है बहुत दिनों से, सरकारी नौकरी, वो रिटायर हो चुका है, उसकी पेंशन फंसी हुई है, उसका परिवार में सबसे कर्जा सभी से ले चुका है। वो पेंशन के को लेकर के सरकारी नौकरी मतलब सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाता रहता है, और उसी चक्कर लगाते लगाते उसका प्राण अंत हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। जब वो मर जाता है और उसको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है, तो यमराज लोग जो है उसका, वह यमराज और चित्रगुप्त उसका जीव लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यमराज के दूत पूरा आते हैं, ढूंढते नहीं पाते, यमराज
चित्रगुप्त को भेजते, जाओ भाई चित्रगुप्त तुम देखो। चित्रगुप्त को भी पूरा जीव नहीं मिलता पूरी पृथ्वी पर, उन्होंने ढूंढ लिया। फिर उसके बाद में यमराज स्वयं आते हैं अपना फांस लेकर के, वो भी उसका जीव नहीं पाते हैं। तब तक जो है बड़े टेंशन में हो गए यमराज। तब तक नारद जी अपनी महती नाम की बीड़ा बजाते हैं पहुंचे। कहा क्या बात है यमराज, क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है। यमराज ने कहा कि मुझे भला फला फला दिक्कत है, एक भोला राम है उसका जीव ही नहीं मिल रहा है। उसका जो है डायरी में हमारे लिखा है कि भाई 2 दिन 3 दिन पहले मर गया है, लेकिन उसका जीव गायब है, जीव ही नहीं मिल रहा है। हम भी ढूंढे, हमारे जो चेले थे वो भी ढूंढे, कुछ भी नहीं हुआ। कहा अच्छा। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम रुको, हम जाते हैं पृथ्वी पर। अब चूंकि पृथ्वी के बारे में हमको ज्यादा पता है, हम घूमते रहते। नारद जी ने कहा। यमराज ने कहा कि हाँ गुरु जी आप ही जाइए देवऋषि, और ढूंढ करके लाइए उसको, नहीं तो भाई हमारा तो पता चला जाएगा। कहा ठीक है। नारद जी आते हैं। नारद जी जब आते हैं यहाँ पर और उन्होंने देखता कि नारद जी पूछते हैं, किससे पूछते हैं, उसके परिवार में आते हैं, बातचीत करते हैं। तो परिवार के लोगों से पता चला कि सरकारी दफ्तर में ही गए थे, वहीं पर एक प्रकार से उनकी पेंशन फंसी हुई और उसी पेंशन में उनका जीव लगा था। ठीक है, इसीलिए शायद जो है तो नारद जी को एहसास होता, तो नारद जी फिर से जाते हैं उसी ऑफिस में जाते हैं। तो नारद जी जब उनके घर पे आते तो उनके स्त्रियों की, उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की दीन दशा देख करके वो द्रवीभूत है। तो सोचते भाई पेंशनिया तो दिलवा दे, चल के पेंशनिया दिलवा दे, हो सकता है उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा नारद जी सोचते हैं। नारद जी ने क्या किया, जाते हैं सरकारी दफ्तर में, कहते हैं भाई साहब से कि भाई ये भोला राम का मतलब भोला राम का एक जो है वो है पेंशन जो फंसी है उसको आप निकलवा दीजिए। सरकारी दफ्तर में काम बहुत लेट लपेट होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसे में एक प्रकार से एक आम नागरिक जो होता है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, बिना घूस पात के उसका कुछ नहीं होता। तो उसी घूस पर प्रहार किया गया है। ठीक है, तो जब नारद जी जाते हैं, नारद जी तो फिर एक व्यक्ति वही से चपरासी जो देख रहा होता है नारद जी को, नारद जी का भी लोग सुनवाई नहीं करते हैं। चपरासी ने कहा कि भाई कुछ अगर आप जो है नीचे से देंगे, टेबल के नीचे वाला सिस्टम रहेगा तो आपको कुछ मिल जाएगा, यानी आपके लिए मैं फाइल आपकी ढूंढ दूंगा। कहा अच्छा। नारद जी ने कहा भी ठीक है, हम क्या दे देंगे, बड़े साहब से मिलवाओ हमको। बड़े साहब से नारद की भेंट करवाई जाती है नारद जी की। नारद जी जाते हैं, भैया बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम योगी सन्यासी तुम क्या दे दोगे हमको, तो उसने कुछ मांगते नहीं, हमारी लड़की का कंपटीशन है कल संगीत का, बीड़ा नहीं है, यही बीड़वा आप दे दो। नारद जी की बीड़ा, कहते नारद जी कहे भाई ले लो बीड़ा ले लो, लेकिन उसका जो है वो दे दो, क्या नाम है जो है उसका पेंसिलिया निकलवा दो, मोहर लगवा दो। उन्होंने कहा भाई मोहर लगती है। अब उधर से बोला मतलब कि बुलाया जाता है, जब उसका नंबर आता है भोला राम, भोला राम, भोला राम आवाज जो है मतलब लुकाई जाती है। तब तक उसी फाइल में जो है भोला राम अपनी फाइल में दबा हुआ पड़ा है, भोला राम का जीव। उसी फाइल से आवाज आती है, हाँ कौन बुला रहा है, मेरी पेंशन आई कि नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से उसका जीव बोलता है। तब तक नारद जी पूछे तुम कौन हो, भोला राम हो, भोला राम का जीव हो। तो कहा कि हाँ मैं भोला राम का जीव। का अच्छा। तब यहीं पर एक प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। यानी एक व्यंग किया गया कि भाई एक मरा हुआ व्यक्ति मर जाता है, फिर भी उसका जो है जीव जो है यमराज नहीं ले जा पाते हैं। वो उसी पेंशन के चक्कर में मरने के बाद में भी उसका जीव चूंकि उसी में लगा था, इसीलिए उसी में वो प्रकार से वहीं पर रह गया और यमराज नहीं पाए उसके जीव को। ठीक है, तो ये दशा है भारतीय समाज की, इसको बताने का काम हरिशंकर प्रसाई ने किया इस व्यंग के माध्यम से। इस व्यंग को हम विस्तार से चीजों को इस व्यंग को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका है, देखिए अन्य गद्य विधाओं में द्वितीय खंड में हमको क्या पढ़ना है, जैसे यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत में अपन को मेरी तिब्बत यात्रा पढ़नी है। तिब्बत की यात्रा करी थी किसने, पंडित राहुल संकृत्यान। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम का ग्रंथ लिखते हैं। पंडित राहुल संकृत्यान बचपन में पंडिताई करते थे, इनके पिताजी पंडित थे। इनको भी कहते थे गुरु भाई जाओ सत्यनारायण जी की कथा बाचो वगैरह तमाम चीजें, तो पंडिताई में रुचि नहीं लेते थे। जैसे हमारे पिताजी हमको भेजते रहते हैं, कथा बाचियो जा करके, यहाँ पर भागवत में चलना है। ठीक है, यहाँ पर वो करवाना, जैसे अभी सावन आ रहा है रुद्राभिषेक करवाना सोमवार को। ठीक है, ऐसे तमाम चीजें मिलती रहती हैं। तो पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी हमको, हम नहीं जाते थे, क्योंकि अब भी बड़ी जैसे अगर चले जाओ करवाने के लिए तो समय जो है चला जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, तो भगवान के नाम पर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, पिताजी कहते तो चला जाता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मन में रहता है हमारा तो छूट रहा है, बच्चों का क्लास नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा, दिमाग में चलता रहता है। राहुल संकृतान जी इसी सिचुएशन, मेरे सिचुएशन सीधा सीधा गुजर रहे थे। इन्होंने कहा भाई इनको घूमने की बड़ी जिज्ञासा थी, ये घूमने के माहिर व्यक्ति थे। कहा भाई हम कुछ नहीं करेंगे, घूमने शुरू कर दिया। उसी जो घूमते थे उसको बढ़िया तरीके से साहित्यिक शैली में लिखते भी रहते थे। तो मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने लिखा, यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। डायरी, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की डायरी है। ठीक है, मुक्तिबोध प्रायः जो है मुक्तिबोध के जीवन का तमाम पत्र प्रपत्र जो लिखा करते थे आसपास, उसी के बारे में पूरा मेंशन इसमें किया गया है। इसके अलावा इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको लिखा, मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे कौन,
पदम सिंह शर्मा कमलेश, पदम सिंह शर्मा कमलेश ने इंटरव्यू लिया था किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, उसी को लिपिबद्ध किया गया, उसको लिखा गया है। आजकल के इंटरव्यू जैसा नहीं होता था कि भाई बैठ लो पॉडकास्ट हो गया, वो नहीं, इंटरव्यू पहले लिखा जाता था, तो वही साक्षात्कार जो है ये लिखा गया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पदम सिंह शर्मा कमलेश के बीच में जो बातचीत हुई है उसी को लिपिबद्ध किया गया, उसी को लिखा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है इंटरव्यू आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है आपका आत्मकथा अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जूठन नाम की आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जूठन किसकी आत्मकथा बेटा? जूठन आत्मकथा किसकी है बताएं? जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के बारे लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के क्या है, ये आत्मकथा है, उनके जीवन का एक अंश है जूठन, जिसको उन्होंने लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। यह बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये सब सिलेबस में आपके शामिल है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। ठीक है, ये तमाम गतिविधियां आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो ये सब आपको चीजें मिलती रहेंगी। जैसे कहानी कौन कौन सी है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी, फिर से एक बार देखें विस्तार से। देखिए, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी, पाजेब जैनेन्द्र कुमार, गैंग्रीन अज्ञे, पर्दा कहानी यशपाल की, तीसरी कसम फरीद विश्वनाथ रेणु की, पिता कहानी ज्ञान रंजन की। नाटक क्या शामिल है? ध्रुव स्वामी नाटक शामिल है जयशंकर प्रसाद का। एकांकी 2 शामिल है, दीपदान राम कुमार वर्मा की, और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की। ठीक है, ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम में अगला जो शामिल है आपका, कौन सा शामिल है? देखिए, हिंदी निबंध शामिल है आपके पाठ्यक्रम में। निबंधों में भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय, तुम चंदन हम पानी डटर विद्यानिवास मिश्रा जी। अन्य गतिविधियों में रेखा चित्र आप में गिल्लू शामिल, महादेव वर्मा के द्वारा लिखित। संस्मरण शामिल है 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। जीवनी अंश में कलम का सिपाही शामिल है, अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है पूरा जीवनी। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका है, अब अगला आपका क्या है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है, हरिश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। व्यंग भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। अन्य गतिविधियों में द्वितीय खंड में यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्यान ने लिखा। ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। डायरी, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध ने लिखा, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इंटरव्यू, मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पदम सिंह शर्मा कमलेश के बीच में, उनके बीच में बातचीत हुई, उसी का लेखन किया गया, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आत्मकथांश में आपका जोठन शामिल है, आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये इतनी चीजें आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन सभी चीजों को आप, अगर आपको पूरा कोर्स लेना है, इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, क्योंकि अधिकतर चीजें मैं आपको उसको पीडीएफ अभी से मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिल जाएगा। परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। तुरंत जुड़ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी थर्ड सेमेस्टर की। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नाम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी इसमें 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा, लिखित टाइप की परीक्षा, किसी भी टाइप की आपकी परीक्षा हो, सभी के लिए पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको सीरीज किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। शुक्ला रिपॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप दोनों का अलग अलग ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। इसके साथ ही साथ आपके लिए व्यवस्था क्या की गई बेटा, इसमें क्या है, पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर आप 6 महीने तक इसमें पढ़ेंगे केवल 100 रुपए फीस में। ठीक है, इसमें को करिकुलर का जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है सभी विश्वविद्यालय के लिए, उसके लिए पूरी विस्तार से तैयारी करवाई गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके लिए व्यवस्था क्या की गई बेटा, इसमें मैंने और व्यवस्था देखें, सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, इसके अलावा एमजेपीआरयू बरेली, रोहिलखंड, मासा कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव या लिखित होती है, सभी के लिए तैयारी पूरी डिटेल में आपको मैं करवाता हूँ। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, ऐसे तमाम, अंग्रेजी की भी कुछ पीडीएफ नोट्स आपकी बार व्यवस्थित किया जा रहा है, तो वो भी मिलेगा। को करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज शामिल हो, या कोई भी आपका सिलेबस शामिल हो, वो सब आपको मिलेगा। माइनर में सब्जेक्ट जो होगा वो भी मिलता रहेगा, यानी विस्तार से चीजें मैं आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। क्लासेस आपकी 6 महीने तक आप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ते रहे परमानेंट, तो उनके लिए फिर ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देती रहेंगे कि फोर्थ में कैसे जुड़ना है। फिर ऐसे अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ भी हमको मिल जाए, यानी कि थर्ड और फोर्थ का एक साथ लेते हैं, यानी 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस अगर लेंगे, आपका 2 सेमेस्टर का एक साथ लेते हैं तो केवल 150 रुपए फीस है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यानी आपको थर्ड और फोर्थ का एक साथ चाहिए तो केवल 150 रुपए फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें सभी सब्जेक्ट का आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, एक 150 रुपए में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप कमेंट करके बताएं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस फिर डिस्कस मैं कर दूंगा इस तरीके से। अच्छा एक बात और बता दीजिएगा कि सिलेबस ऐसे विस्तार से समझा करके बताऊं या सिलेबस ऐसे बस केवल पढ़ करके छोड़ दूं। अगर आप कहें तो विस्तार से मैं चर्चा करके बता दूंगा, तो ऐसे विस्तार से चर्चा करके बता दूं, 1 घंटे की क्लास में आपका सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा विस्तार से, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी सब्जेक्ट की मिलती रहती है। सिलेबस डिस्कशन, चैप्टर वाइज क्लास, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, सब कुछ मिलेगा।